नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश भर में जातिगत जनगणना के लिए एक माहौल बन गया है। तमाम पार्टियां, नेता गोलबंद हो रहे हैं कि देश में जातियों की जनगणना होनी चाहिए। 1931 में हुई थी, उसके बाद से कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है और उससे बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। बहुत सारे आंकड़े हमारे पास नहीं होते, जिनकी वजह से योजना बनाने में, विकास की योजना बनाने में और जो कमजोर तबके हैं उनकी मदद करने में मुश्किलात पेश आती हैं। आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिल भी चुके हैं। तो माहौल बना हुआ है, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच में एक सवाल बिल्कुल गायब है। उस पर एक तरह की खामोशी है और वो ये कि क्या केवल हिंदुओं की जातियों की गणना होगी या फिर दूसरे जो धार्मिक समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय हैं, ईसाई समुदाय हैं, उनमें भी जातियां हैं, क्या उनकी भी जनगणना होगी? और जनगणना होगी तो किस तरह होगी, कब होगी और उसकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? तो इस सवाल को लेकर चिंता है। मुस्लिम समुदाय में भी चिंता है और हिंदुओं में भी, जो मानते हैं कि दूसरे धर्मों की जातियों की भी गणना होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी हमें उन आंकड़ों की जरूरत है उनकी मदद करने के लिए, उनकी विकास योजनाएं बनाने के लिए। तो आज दिल्ली में उसमें उसको लेकर एक बैठक हुई। 15 मुस्लिम संगठन उसमें जुटे और कई गैर मुस्लिम संगठन और व्यक्ति भी जुटे और चर्चा हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कई सवाल और जवाब के उसमें उठे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो अब हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पूर्व सांसद, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और खास तौर पर जिन्होंने पसमानदा जाति, जो जातियां हैं मुस्लिम समुदाय की, उन पर ठोस काम किया है, बड़ा काम किया है, वो अली अनवर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में। तो सबसे पहले अली अनवर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला बहुत सवाल है जी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। हमको मौका दिया आपने, और इस तरह के विषयों पर आप पहले भी चर्चा कराते रहे हैं। तो जी जी, सत्य हिंदी का प्लेटफॉर्म दरअसल इसी के लिए है कि जिनको कहीं आवाज नहीं दी जा रही है, जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको हाशिए में फेंक दिया जा रहा है, उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म में जगह दें, आवाज उनकी बने। तो पहला सवाल यही है अली साहब की, क्या डर है आपको और क्यों चर्चा नहीं हो रही? सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है। आप बिहार के हैं, बिहार के तमाम राजनीतिक दल जातिगत जनगणना को लेकर गोलबंद हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय की जातिगत जनगणना हो, इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए मुकेश जी, हम लोग तो ये समझते थे कि जब जनगणना होगी और जाति जनगणना होगी तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग ही भी शामिल रहेंगे। इसलिए कि मुसलमानों में हर तरह के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, ओबीसी के लोग भी हैं। बिहार में तो ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड भी है, तो उसमें भी हमारे लोग हैं। तो हम लोग, और मैं तो बताऊं आपको कि सबसे पहले 2009 में 18 दिसंबर 2009 को राज्यसभा में मैंने इस सवाल को उठाया था, और फिर 2011 के मार्च महीने में राज्यसभा में उठाया। तो उस समय भी जो सरकार का जवाब आया, तो यूपीए 2 की सरकार थी, तो यही आया जो आज गृह राज्य मंत्री बीजेपी के वो जिस तरह का जवाब दे रहे हैं कि अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप की जाति की जनगणना होती है, अभी दूसरे लोगों की जनगणना जाति के आधार पर कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार के समय। उस समय भी यही जवाब, आज भी यही जवाब आ रहा है। तो ये सब तो था, और हमको इस बात का फक्र हासिल है कि 2009 में जब हमने इस सवाल को राज्यसभा में उठाया,
तो ये बात और है कि मेरी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। किसी ने शायद समझा नहीं या किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब दूसरे अगले सत्र में लोकसभा के अंदर ये सवाल उठा तो माननीय मुलायम सिंह जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे, आज भी हैं, लालू यादव जी भी लोकसभा में थे उस वक्त, और शरद यादव जी भी उस समय लोकसभा में थे। इन लोगों ने भी उस मिल करके इस सवाल को उठाया और गोपीनाथ मुंडे जिनकी एक्सीडेंट दुर्घटना महाराष्ट्र वाले हो गई, दुर्घटना में मौत हो गई, वो उन्होंने भी समर्थन किया। तो एक मजबूत आवाज बन गई थी पिछड़ों की। तो सरकार ने इसको माना, इन प्रिंसिपल मान लिया। लेकिन जब जनगणना करने की बात हुई तो कई तरह से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश होने लगी। मसलन एक कोशिश ये हो गई कि जो जनगणना का जो पार्लियामेंट का एक्ट है, सेंसस कमिश्नर है उसके लिए, उसके मातहत न करा करके एक जनगणना जैसे तैसे कराई गई। बहरहाल जो भी जनगणना हुई उसका डाटा आज तक नहीं आया। तो एक है, फिर तब तक अब 11 का इस साल जनगणना होनी, 21 में होनी है, 10 साल बाद। इस साल बाद हम लोग समझ रहे थे, हम लोगों को खुशी हुई कि करीब करीब सभी अपोजिशन पार्टियां इस मांग को उठा रही हैं, तो हमारा भी समर्थन था। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग हमको एक चिट्ठी हाथ लग गई जो नीतीश कुमार जी को पिछले महीने 30 तारीख को, बल्कि 30 जुलाई को लिख करके दिया था माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लेटर हेड पर, और उसमें 4 और दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे, जिसमें कांग्रेस के लीडर, हाउस लीडर का दस्तखत था, कोई शर्मा जी हैं, उसी तरह से सीपीआई के लीडर का, सीपीएम के लीडर का, सीपीआई एमएल के लीडर का भी हस्ताक्षर था। उसमें एक शब्द था कि अगर जाति जनगणना, अगर अति पिछड़े और पिछड़े हिंदुओं की जाति जनगणना नहीं कराई गई तो इससे उनकी स्थिति का सही आकलन नहीं हो सकेगा और तदनुरूप सरकार उनके तरक्की के लिए कोई योजना नहीं बना सकेगी। ये था। तो हमने फौरन इस सवाल को उठाया। तो अली अनवर साहब, तो पहला सवाल आपके दिमाग में ये उठा, ये शंका पैदा हुई कि अगर ये जातीय जनगणना के बारे में माहौल बनाया जा रहा है, सरकार पर दबाव बनाया भी जा रहा है, तो केवल हिंदुओं की जातियों की जनगणना की बात की जा रही है, मुसलमानों की जो जाति व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म में भी है, वहां की उसको गोल कर रहे हैं लोग, जबकि वहां भी ये समस्या है। आपकी चिंता ये है? जी। और इसके बाद लेकिन एक बात पॉजिटिव चीज है कि जब हमने इसको पॉइंट आउट किया, अखबारों में जब हम गए, पहले तो बात करने की कोशिश कर रहे थे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन बता रहा था कि पॉलिटिकल रीजन से वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात अखबारों में आ गई तब जाकर के दिल्ली के अखबारों में भी छप गई, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने छाप दिया, तब जाकर के इन लोगों की नींद खुली। और सबसे पहले हमको दीपांकर भट्टाचार्य जी ने फोन किया और इसको कबूल किया कि ये गलती हुई है। और फिर हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा और लिख करके उसमें से हिंदू शब्द हटा दिया। कुछ लोगों ने उसी दौर में हमको कहा कि माने क्या इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों कर दिया जाए। हमने कहा कि ये तो और जहर हो जाएगा। जाति जनगणना के ये तो आप बीजेपी का के ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं, आरएसएस के ट्रैप में हिंदू मुसलमान का मामला क्यों बना रहे हैं। हम लोग तो उससे हटा करके इसको अन्य पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग या इस पर चीज लाना चाहते हैं, तो आप इसकी क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जब भी जनगणना होगी तो वो सभी जातियों की होनी चाहिए, तब न कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा कि कौन जात कितना आगे बढ़ा है, कौन कितना पीछे बढ़ा है। तो हमको लगता है कि एक अंदेशा उसी समय से ये भी है और सरकार के अंदर ये चिंता रही है। 2018 में उस समय के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि ठीक है तो पिछड़ों की हम जनगणना करा देंगे।
तो सिर्फ पिछड़ों की जनगणना से बात बनने वाली नहीं है। जनगणना माने सभी धर्म के, सभी जातियों के, जनरल कैटेगरी के लोगों की भी गणना होनी चाहिए। तब न पता चलेगा कि सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में, आय के दूसरे संसाधन पर, यूनिवर्सिटीज में और दूसरे जगहों पर, इवन मीडिया में कितने लोग किस जाति के, बिरादरी के हैं, किनका कब्जा है। कोयला खदान हो, चाहे हवाई जहाज हो, आसमान के नीचे हो या जमीन के नीचे संसाधन हो, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन पर किनका कब्जा है। तो ये बात भी है। तो एक डर लगता है कि कहीं फिर तो वही राजनाथ सिंह जी वाला इसको डाइल्यूट करने के लिए वही रणनीति नहीं कि चलो पिछड़ों को करा दे। और चूंकि पिछड़े वर्ग के लोगों ने पहले ये लिख के दे दिया, एक तरह से अपना हाथ काट दिया कि पिछड़े और अति पिछड़े का कराइए, तो ये एक तो ये डर है। दूसरा डर ये है कि ये हमने सुना है सर, इसीलिए आज हमको इतना बड़ा सम्मेलन करने की जरूरत हुई कि सरकार में अंदर खाने इसको डाइल्यूट करने के कई तरीके ढूंढे जा रहे हैं। एक तरीका ये भी सुझाया जा रहा है, मानेंगे मोदी जी नहीं माने अब उनकी बात है, आगे देखने की बात है, लेकिन उनको सुझाव देने वाली जो लॉबी है वो दे रही है कि डिजिटल कर दीजिए, डिजिटल इंडिया है, ये है, सब कुछ डिजिटल। ये तो अव्यावहारिक है, ये तो पूरी तरह से अव्यावहारिक है कि इतने बड़े देश में जहां पर इतनी बड़ी डिजिटल डिवाइड है, गांव में सब जगह सब लोगों के पास डिजिटल इक्विपमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि डिजिटली अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान में सेंसस हो सकती है। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा भी यही कहना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक साजिशन, ये इस तरह के विचार दिए जा रहे हैं, इसलिए कि अगर दलित और पिछड़े और पसमानदा मुसलमान सबसे ज्यादा इसमें छटेंगे, कहने के लिए जाति जनगणना भी हो जाएगी और जाति जनगणना का नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा। तो गरीब दूसरे जो मान लीजिए सवर्णों के भी जो गरीब लोग हैं, कुछ लोग उन वो भी पहुंच नहीं रखते हैं इंटरनेट से और नई टेक्नोलॉजी से, वो भी छट जाएंगे। तो एक इसका ये भी पहलू है। दूसरा जो खतरनाक पहलू है जिससे इस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हमको बंगाल के साथियों ने, आसाम के साथियों ने 2 दिन पहले बंगाल में इस सवाल पर हमारे साथियों ने, हमारा भी नाम उसमें है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कलकत्ता के अंदर कि वहां इसको जनगणना को, जाति जनगणना को CAA और NRC से लिंक करने की कोशिश हो रही है। तो तरह तरह के भांति भांति के तरीके अली अनवर साहब जरा मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि सेंसस को CAA और NRC के साथ कैसे लिंक करने की कोशिश हो रही है। ये आप लोगों का डर है, आशंकाएं हैं, वहम है, या आपको लगता है कि ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे जोड़ा जाएगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक नेशनल रजिस्टर CAA में बनाने की बात है ना, नेशनल रजिस्टर, तो उसी में लिख दिया जाए, उसी में लिख दिया जाए। तो आप जानते हैं कि CAA का ही अगला कदम जो है स्टेप है NRC। तो एक स्टेप तो उनको बढ़ने का मौका मिल जाएगा, कहा जाएगा जो जनता के दबाव में आसाम में, बंगाल में या पूरे देश में जितना बड़ा आंदोलन हुआ CAA और NRC के खिलाफ, और खास करके महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जितने बड़े पैमाने पर मैदान में उतरी, वो तो दुनिया में कोई इतिहास नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं इतने बड़े पैमाने पर इतना पीसफुल और इतना डिसिप्लिन, इतने लंबे समय तक कड़कड़ाती धूप में, वो तो दंगा आयोजित रूप से दिल्ली में दंगा करा करके और उसको हटाया गया, और किस तरह से उन लोगों पर दमन आज भी हो रहा है। तो इसीलिए CAA से जब ही CAA की शुरुआत करेंगे तो इनको मिल जाएगा एक स्टेप आगे बढ़ने का। नेशनल रजिस्टर बना रहे हैं भाई, उसी में हम जनगणना भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कोशिश हो रही है। तो ये निराधार नहीं है, ये अंदर खाने जो हम लोगों के विश्वस्त सूत्र हैं, और आसाम के और बंगाल के साथी तो ज्यादा बेचैन हैं। दिल्ली में तो मैं पहली बार
इस सवाल को मैं उठा रहा हूं। तो इसलिए जितने भी जाति जनगणना के पक्ष के लोग हैं, उनको बुद्धिजीवी हो या समाज सेवी हो या राजनीतिक दल हैं, उनको इन सब बातों की कि डिजिटल डिवाइड के जरिए या इसको कम्युनलाइज करने के जरिए एनआरसी सीएए या सिर्फ पिछड़ों को कराने वाली जो साजिश चल रही, और भी कई उपाय चल रहे होंगे। और आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज के नाम पर भी, अब मान लीजिए कि हम लोगों का लैंग्वेज तो है, हिंदी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, हम लोगों की लिपि देवनागरी है, देवनागरी भले हो हिंदी की, लेकिन बात तो वही होती है जो हिंदी और उर्दू को की हो। मुंशी प्रेमचंद जी की जो जबान है वही जो हिंदी और उर्दू दोनों जोड़ुआ बहने हैं, हिंदुस्तानी तो इसको भी जी, हाँ हिंदुस्तानी जबान है। तो उस हिंदुस्तानी जबान को ये लोग उर्दू लिख दो तो हिंदी लिख दो, और इस तरह से इस रिलीजन बेस्ड माने इसको पोलराइजेशन किया जा रहा है। या मुसलमान, मान लीजिए बंगालियों को डर है कि हम बंगला बोलते हैं, हमारी मादरी जुबान बंगला है, बंगला लिखेंगे, और उसको अगर नहीं लिखिएगा। पंजाब में ऐसा हुआ है, मुसलमान उर्दू पढ़ते हैं, मुसलमान ही नहीं वहां पंजाब सिख भी उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू का अखबार पढ़ते हैं, उर्दू में रजिस्टर लिखते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके सबकी जुबान आप पंजाबी लिख दिए। तो इससे ये पंजाब से ये खबरें आ रही हैं, बंगाल से ये खबरें आ रही हैं, आसाम से ये खबरें आ रही हैं कि भाई हमारे कोई ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, किसी नाम पर जो इनकी विभाजनकारी राजनीति है उसको बढ़ावा मिले। एक तरह से ये समझते हैं कि जाति जनगणना का अगर जीन निकल गया तो इनका कम्युनल पोलराइजेशन का जो फवारा है और जो गुब्बारा है उसमें छेद हो जाएगा। जी अनिवर साहब, अब ये मुझे बताइए कि अभी जो जातिगत जनगणना का एजेंडा पॉलिटिकल लेवल पर चल रहा है, उसमें आप ये अपनी चिंता को कैसे शामिल करवाने जा रहे हैं? कैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों चाहे दूसरे प्रदेशों की हैं, कैसे आप उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बने और पूरे सेंसस में जब भी जातिगत जनगणना हो ये सारी चीजें शामिल हों? बिल्कुल सही कहा मुकेश जी ने, आपने कि आज हमने यहाँ दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा, 3 प्रदेशों का मुस्लिम जो ओबीसी के लोग हैं वो कौन कौन जात हैं, दर्जनों जातियां हैं, सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, उनका हमने बजाबते टेबल बना करके छापा है। इन सब सवालों को आप समझ लीजिए कि 17 मुसलमानों की बिरादरी, इससे ज्यादा बिरादरियां हैं, लेकिन जो शामिल हो सके 17 मुसलमान बिरादरियों के लोग शामिल हुए बिहार में, और इसको लेकर के हम लोग लिटरेचर तैयार किए हैं। और हम लोगों का ये लिटरेचर में नारा ही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। यही नहीं, हमने कहा कि हिंदू दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, तो हम लोग सबकी एकजुटता बना रहे हैं। आपने ठीक ही कहा अपने प्रारंभिक संबोधन में कि यहाँ रतनलाल जी थे, यहाँ डॉक्टर सूरज मंडल थे, मंडल कमीशन के जो बीपी मंडल साहब थे उनके पौत्र हैं, वो भी थे। यहाँ पर अरुण मांझी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, कटारिया साहब भी एक लेखक हैं और एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी थे। प्रोफेसर रतनलाल दलित चिंतक है, वो थे। दिलीप मंडल जी थे जो इस संबंध में काफी काम करते हैं, पूरा नाम है उनका। तो वो तमाम लोग आ करके इस तरह के हिंदू CSDS के बिलाल साहब ने, हेलाल साहब ने
हिलाल अहमद साहब ने इसको अपने नोटिस में लिया है, इसको लिखा है। आपको हिंदू में एक आर्टिकल छपा है, एक कोई महिला पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में 2-2 बार छपा है। और हम कल जा रहे हैं हरियाणा में इसको रिलीज करेंगे, चूंकि हरियाणा भी शामिल है, फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग रिलीज करेंगे। ये तो मीडिया की बात कर रहे हैं आप, मैं जानना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल एजेंडे में कैसे आप इसको शामिल करवाने जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करें। जब भी जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो उसमें केवल हिंदू नहीं, मुसलमान भी होंगे और ईसाइयों में भी जातियां हैं, उनको भी शामिल किया जाए। सर ऐसा है कि हम लोगों को तो यही रोना है कि जिसको हम लोग वोट देते हैं, और हम लोगों की जितनी गारंटी है कि उनको वोट देंगे, दूसरे किसी की गारंटी नहीं है। हम लोग तो हर तरह की सांप्रदायिकता, चाहे वो वैसी साहब की पॉलिटिक्स हो, और चाहे बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स हो, हर तरह की सांप्रदायिकता के हम लोग खिलाफ हैं। लेकिन जिनको समझना चाहिए, वो लोग असल में इतना डरे हुए हैं भाजपा के खौफ से कि मुसलमान का कोई गिनती इनके सामने नहीं है। वो नाम लेने में, आप देखिए सेकुलर शब्द का कई पार्टियों ने नाम लेना छोड़ दिया है, और समझ लीजिए कि मुसलमान का नाम नहीं लेते हैं। तो हम अब उनको जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे, हम तो जनता में जाएंगे, अपने लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमको अपने तर्कों से, अपनी बातों से इनको भी कायल करना है, इनको कायल करना। इनको हम बता रहे हैं कि बीजेपी का जो कि ये माने आइडियोलॉजी है, उनके हथियार से, हिंदू मुसलमान के हथियार से आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। इन लोगों को तकलीफ होती है कि इन लोगों को 85% आबादी पर भरोसा नहीं है। मुट्ठी भर लोगों का मान मनोवल मनोहार, उनके सामने मट्ठा टेकने के कई लोग माने फेरे में रहते हैं। और जो इनका माने है न संस्कृति में कि यो ध्रुवाणी परित्यज्य और ध्रुवाणी निसेवते, जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ दौड़ता है, अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, उसका निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप ठीक है, सबकी बात करते हैं, चुनाव लड़ना है कीजिए, लेकिन जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, कभी ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। एक इन लोगों को डर है कि ऐसा करने से ये होगा, तो भाई बीजेपी भी तो यही करती है कि अगर अगला पिछड़ा होगा तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी, हिंदू कमजोर हो जाएगा। तो मुसलमान में भी अगड़े और पिछड़े, बीच वाला और सबसे नीचे वाला है, दलित भी है, आदिवासी भी है, उनके साथ सामाजिक रूप से खराब व्यवहार होता है, उनकी हक तलफी होती है। तो जब हम अब सवाल उठाते हैं तो आप लोगों को जो कम से कम समाजवादी न्यायधारा की जो पार्टियां हैं, वामपंथी हैं, या जो कम से कम लोकतांत्रिक लोग हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, हम लोग आरक्षण में है भाई। आप इस डर से कि कोई नाराज हो जाएगा, हम अगर आरक्षण की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे तो नाराज हो जाएगा, इस डर से हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे हैं क्यों हिंदू शब्द लिखा आपने? आपको डर है, कहीं ना कहीं ये डर है कि मुस्लिम इन ब्लॉक हमको वोटिंग करता है। अगर जाति जनगणना की बात करेंगे तो मुस्लिम समाज का भी जो अशराफिया तबका है नाराज हो सकता है। तो ये डर, वोट के टर्म में ये सोचना, माने आप हर चीज को सोचिएगा तो हम लोग कब तक अपना जुबान बंद करके रहेंगे। लेकिन हम लोगों का कहना है कि हम लोग अपनी किसी भी ऐसी कार्रवाई से ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं जिसका फायदा हिंदू फिरका परस्तों और मुस्लिम फिरका परस्तों दोनों को मिले। आरएसएस हो, बीजेपी हो, ओवैसी हो, हम लोग इन दोनों लोगों को एक सिक्के का दो पहलू मानते हैं। और हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है। अव्वल हमारा ये है, संविधान पर खतरा है, हमारे डेमोक्रेसी पर खतरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साहब, लेकिन आपने जो प्रमुख दल हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम तो बनाया होगा ना, अपनी बात को देखिए हमने
जी, कोई हमने एजेंडा तो बात की आपका है, होगा। अब बुकलेट हमने तैयार किया है, छापा है। हमने सीताराम येचुरी जी से टेलीफोन पर बात की, डी राजा साहब से फिर बात होगी, 10 तारीख को उनकी किताब का विमोचन होना है, उसमें उनसे बात होगी। हमने आरजेडी के कई नेताओं से बात की है, कांग्रेस के कई नेताओं से बात की है, लेकिन जो उन दलों के सुप्रीमो हैं, अगर वो चाहेंगे तब ना हम लोग बात करेंगे। हम लोग तो कोशिश करते हैं जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों का ज्यादा काम जो है ना वो आकाश मार्ग से होता है। हम लोग अपने लोगों को खड़ा कर देंगे, अपने लोगों को बेदार कर देंगे। सबसे ज्यादा भरोसा है हम लोगों को पिछड़े और दलित हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनके जो बुद्धिजीवी हैं, या और दूसरे लोग जो न्याय प्रिय हैं, इंसाफ पसंद है, वो समझते हैं कि सामाजिक न्याय जरूरी है सब समाजों में। उन लोगों को लेकर के हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि उनके कान तक ये बात जाएगी और उनको हमारी बात का कायल होना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा है। अपनी चिंताएं, मुस्लिम समाज की चिंताएं, पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की चिंताएं क्या हैं, और उससे जो देश में जो माहौल बना हुआ है हिंदुत्व की राजनीति का, बांटो और राज करो की राजनीति का, उसका इससे क्या संबंध है, और किस तरह से वो राजनीति इसको प्रभावित कर रही है और आगे चल के प्रभावित कर सकती है, ये तमाम खतरों को भी आपने रेखांकित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद और लोग भी इस पर विचार करेंगे और जातीय जनगणना का जो सवाल है उसके महत्व को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।